हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से देखिए, फटाक से शुरू करते हैं भाई क्लास को। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। साइंस की क्लास लेकर आता हूँ, तो रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का साइंस की क्लास में स्वागत करते हैं। तो जल्दी से आ जाइए भाई, सभी बच्चे, सभी साथी जितने भी क्लास लेते हैं। हमारी जो क्लास है ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आपको रिमाइंड करा दूं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एलडीसी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल और यूपी ट्रिपल एससी, आर्मी, क्योंकि आर्मी में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एयरफोर्स आदि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, रेलवे, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे ग्रेड थर्ड फर्स्ट टेक्निकल। तो प्यार साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है, क्योंकि ऑल इन वन क्लास है जी। यदि साइंस से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए अवकाश आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करता हूँ। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सेकंड का समय होता है अब से। तो समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, उसे कहेंगे ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है भाई, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। बर्फ के गलन गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कितना हो जाएगा। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है। 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, जिसको हम भाप भी बोल सकते हो। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। वाष्प की गुप्त ऊष्मा, तो समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है वाष्प की गुप्त ऊष्मा। 536 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि मतलब कि खोलते हुए जल की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है, क्यों। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। भाप हल्की होती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसी कारण भाप से जलने पर अधिक जलन होती है अपेक्षा उबलते हुए जल की अपेक्षा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऊष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मा गति के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। 5 सेकंड का समय होता है समाप्त। बिल्कुल, तो ऊष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा, ठीक है।
ऊष्मा गति के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? ऊर्जा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागति के किस नियम से मिलती है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागति के किस नियम से मिलती है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 5 सेकंड का समय होता है स्टार्ट। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है प्रथम नियम से। राइट। ऊष्मागति आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागति के किस नियम पर मिलती है? प्रथम नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रुद्धोष्म परिवर्तन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रुद्धोष्म परिवर्तन में होता है ताप अपरिवर्तित रहती है, ऊष्मा अपरिवर्तित रहते हैं, ऊष्मा व ताप दोनों बदलते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है? तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है रुद्धोष्म परागण में। ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। समतापीय परिवर्तन में थर्मोस्टेट समतापीय परिवर्तन में क्या होता है? ए ऊष्मा परिवर्तित रहती है, ताप अपरिवर्तित रहता है, ऊष्मा और ताप दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। तो समय समाप्त इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहता है क्योंकि उसमें बोला गया है समताप। सम माने समान, ताप माने ताप, टेम्परेचर, है ना। तो ताप अपरिवर्तित रहता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य। रेफ्रिजरेटर बोले तो फ्रिज को बोलते हैं भाई। थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है जल्दी से बताएं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से देखिए, फटाक से बताए भाई, कमेंट करें सब पास। ए हिमालयन ताप को बढ़ाना, बी तापमान को कम करना, एक समान तापमान बनाए रखना तथा गलनांक घटाना, और डी हो जाएगा गलनांक को घटाना। तो 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। समतापीय का क्या कार्य है भाई? तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। एक समान तापमान बनाए रखना, गलनांक घटाना, बिल्कुल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित मामला है? ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए ऊष्मा विनिमय के नियम, बी ऊर्जा के संरक्षण के नियम, सी चार्ल्स के नियम, डी न्यूटन के शीतलन नियम। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध का मामला है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आगे भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और पूछा गया है बार बार। सूर्य की सतह का ताप होता है, बिल्कुल शाबाश बताइए। सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। ए 600 के, बी 6000 2000 के, सी 6000 के, डी हो जाएगा 7000 के। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बिल्कुल 6000 के। ठीक है, सूर्य की सतह का ताप जो होता है 6000 के होता है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ए क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं। बी क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। सी क्वथनांक घटता है, जमाव बिंदु बढ़ता है। और डी क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ठीक है, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? ए हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकसित होती है। बी हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। सी पंखा ठंडी हवा देता है। डी हवा की संवहकता बढ़ जाती है। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्यों? जैसे ही पंखा चलने लगता है तो हमारा पसीना तेजी से वाष्प में बदलने लगता है, इसीलिए हमें आराम महसूस होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। संपीड़ित गैस छोड़ने से, पीने के पानी के बहने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस छोड़ने से कमरा ठंडा किया जा सकता है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। क्या? काला और मरसून, काला और खुरदरा, सफेद और खुरदरा, सफेद और मरसून। तो जल्दी से देखिए फटाक से। कोई भी पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण तब करता है जब वह काला और खुरदरा हो। ठीक है ना। खुरदरा जितना होगा उतना ही अवशोषण करेगा और काला होना चाहिए, क्योंकि काला जो है अवशोषक होता है भाई प्रकाश का। नेक्स्ट आपने देखा होगा गाड़ियों के या ट्रैक्टरों के साइलेंसर जो है काले बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि जल्दी गर्मी पाकर गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। राइट। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का दुगुना होता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का दोगुना होता है? जल्दी से देखें फटाक से। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम का दोगुना होता है? 160 F, माइनस के 12.3 F, माइनस के 6.7 F, 135 डिग्री F। तो जल्दी से देखें फटाक से कौन से बिंदु पर होता है भाई फ़ारेनहाइट तापक्रम का दोगुना। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है। बहुत अच्छे, बिल्कुल शाबाश। अगला क्वेश्चन। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। उम्मीद करता हूँ कि आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल। तो प्यार साथियों इसी प्रकार से आप लोग क्लास को लेते रहे। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल थर्मामीटर आपने देखा होगा जो टेम्परेचर मेजरमेंट होता है उसमें पारा होता है। ठीक है, उसमें पारे का उपयोग क्यों किया जाता है, दूसरे उसका क्यों नहीं? तो प्यार साथियों उसमें उच्च गलनांक
उच्च चालकता होती है, उच्च संघनता होती है, सी उच्च सरलता होती है, या उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है? जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यार साथियों, पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसकी जो है इसमें उच्च चालकता होती है। कितनी होती है? उच्च चालकता होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक वही रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, इनमें कोई संबंध नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब किसी पदार्थ में अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे वो सही हो जाता है। शाबाश, क्योंकि ये मैं आपको करा चुका हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप सभी को मालूम भी होना चाहिए। एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, डिग्री सेंटीग्रेड में भी दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में भी दिया हुआ है। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 फ़ारेनहाइट, या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 98.4 केल्विन। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, तो देखो यहाँ पे जो होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि यदि फ़ारेनहाइट में होता तो 98.4 फ़ारेनहाइट होना चाहिए था। यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड सही हो जाएगा, 37 डिग्री। बहुत अच्छे, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के तापमान पर, पिंड को उपलब्ध कराई गई ऊष्मा पर, पिंड के द्रव्य पर, पिंड के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों, विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, काफ़ी बच्चों के आंसर भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल आप सभी का भाई, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है विशिष्ट ऊष्मा, पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है विशिष्ट ऊष्मा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। गर्मियों में के सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक है, क्यों? ये भी कई बार आ चुका है भाई क्वेश्चन। आपने देखा होगा गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं लोग बाग, व्यक्ति, और भाई सर्दियों में जो पहनते हैं हम डार्क कपड़े पहनते हैं, क्यों? ये आपको बताना है। बिल्कुल, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ये शरीर से अंतर स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकसित कर लेते हैं। ये आँखों की शीतलता प्रदान करते हैं। ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, या ये पसीना सोख लेते हैं। जल्दी देखें, गर्मियों के सफ़ेद कपड़े, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदायक होता है, क्यों? तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए ये आरामदायक होते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? इम्पोर्टेंट है, खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, काली सतह ऊष्मा का सुचालक होती है, उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है। जल्दी से बताएं फटाक से, 5 सेकंड का समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ए, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसीलिए काले रंग की होती है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ए, ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परिवर्तक, बी, ताप का खराब अवशोषक तथा खराब परिवर्तक, सी, ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परिवर्तक, डी, ताप की खराब
अवशोषक तथा चिपरिवर्तक। तो प्यार साथियों, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो मैं आपको बता दूं, ताप की खराब अवशोषक तथा चिपरिवर्तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा? एक थर्मामीटर हो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो, वह क्या करेगा? एक बार फिर से, एक थर्मामीटर हो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो, वह पारे का थर्मामीटर हो, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर हो, गैस थर्मामीटर हो, वाष्प दब थर्मामीटर हो। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। भाई जो इतना टेम्परेचर मेजर करता है तो प्यार साथियों वो हो जाएगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, इसको बोलते हैं। ठीक है ना, होना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है? जल, बेंजीन, लोहे का टुकड़ा या स्वर्ण का टुकड़ा? जल्दी से देखिए फटाक से। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल कमेंट करें, शाबाश। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल। जल की ऊष्मा जो धारिता जो है सबसे अधिक होती है। बिल्कुल, जल की धारिता अधिक होती है। तो प्यार साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण साइंस के पर्सन थे। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे या क्लास ले रहे थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आप सभी को पर्सन जो है अच्छे लगे होंगे। स्थान का तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होगी भाई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, या घटती बढ़ती रहती है। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें और बताइए भाई। बीच में छोड़ दीजिए। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होगी? घटेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। सेल्सियस में तापमान का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है? जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल, सेल्सियस में कौन सा, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर होता है? तो प्यार साथियों, 300 के बराबर होता है तो परम शून्य ताप बताना है आपको, पहले तो पता होना चाहिए। दूसरा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। 300 के बराबर जो होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्यों? केल्विन में बदलने के लिए 273 प्लस के 27 ऐड कर देंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। ये हमारा आंसर बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो प्यार साथियों, आगामी परीक्षाओं के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस के, तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। टेक्निकल एग्जाम के लिए भी हमारे जो क्लास है महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर देता हूँ। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। वाष्पीकरण, बी उद्रपातन, सी वाष्पन, डी संघनन। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, वाष्पन। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा क्या कहा जाता है? तो वाष्पन की कहा जाता है।
इसी के साथ अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे साथियों। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण की को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी जो है किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए सभी तरंग दैर्ध्य को, बी केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य को, सी केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए बिल्कुल कमेंट करिए। सब पास आपके सभी बच्चों के सभी साथियों के कमेंट में एक एक का रिप्लाई करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें बिल्कुल। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण की अवशोषित कर सकती है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ब्लैक बॉडी जो है केवल उच्च तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? ए मेघाच्छन्न मौसम, बी आर्द्र मौसम, सी अनार्द्र मौसम, डी साफ मौसम। जल्दी से बताएं फटाक से कौन से। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो प्यार साथियों समय समाप्त। जल्दी से देखिए फटाक से 5 सेकंड का समय आपको प्रत्येक क्वेश्चन में दिया जाता है। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, साफ मौसम। राइट, साफ मौसम वाले दिन में हम ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहता है बर्फ को बुरादे में फेंक क्यों किया जाता है? पैक, सॉरी फेंक लिख रहा हुआ, ये गलत लिखा हुआ है, टाइप गलत हो गया, पैक है। बर्फ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है? तो आप लोगों को सभी को मालूम है, क्योंकि बरूदे में पैक करने से बर्फ पिघलती नहीं है। क्यों? इसमें चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। ए बरूदा आसानी से पिघलने नहीं देता है, बी बरूदा ऊष्मा का कुचालक होता है, सी बरूदा ऊष्मा का सुचालक होता है, और डी बरूदा बर्फ से पिघलने नहीं देता है। तो प्यार साथियों इसमें देना है साइंटिफिक आंसर, तो आपको ओरल आंसर नहीं देना है। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बर्फ बरूदा जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। राइट, इसीलिए बर्फ को बरूदे में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? आप लोग नेचुरल घड़े का यूज करते हो, जिनके फ्रिज नहीं होता वो नेचुरल फ्रिज उसको ही कहते हैं, घड़े को ही। ठीक है ना। तो प्यार साथियों बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो आज भी नेचुरल घड़े का ही पानी पीते हैं, न कि फ्रिज का। तो प्यार साथियों मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। ए उद्रपातन, बी वाष्पीकरण, सी द्रवण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, वाष्पीकरण। क्योंकि वाष्पीकरण के कारण ही जल जो है घड़े में ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। यदि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी अच्छे से आ रही है तो हमें इम्प्रेशन जरूर दिखा दे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? ए विकिरणकारी सतह पर का क्षेत्रफल, बी बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर, सी विकिरणकारी सतह की प्रकृति पर, या उपरोक्त सभी। तो प्यार साथियों शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है, कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर शीतलन की दर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। गैसों के दो विशिष्ट ताप
इसके द्वारा संबंधित है। गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, Cp माइनस के Cv बराबर Rj। ठीक है ना, संबंधित है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्यों। जब आपको पसीना आता है तो शरीर को ठंडा महसूस होता है, क्यों। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे सभी बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसी कारण हमें जो है पसीनों में जो है पसीना शरीर को ठंडा करता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है विद्युत चुंबकीय, बी अपरगामी तरंगे, सी अनुदैर्घ्य तरंगे, डी अनुप्रस्थ तरंगे। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है वो आप लोगों को बताना है। जो ध्वनि तरंग चलती है उनकी प्रकृति बतानी है। तरंग जो है दो प्रकार की होती है, एक तो अनुदैर्घ्य और एक अनुप्रस्थ। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो ध्वनि तरंग होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ठीक है, विस्तार पूर्वक भी बताने वालों, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे होते हैं वो सही हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से। ध्वनि तरंगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। असर्वीय तरंगों की आवृत्ति बतानी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनगिनत बार एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से बताइए, असर्वीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। ए 20 हर्ट्ज से अधिक या 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या सी 20 हर्ट्ज से कम या 20 हर्ट्ज से कम। जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। डी और सी दोनों एक जैसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग लिख सकते हो 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ये दोनों ऑप्शन गलती से दिए गए, एक जैसे ही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एफ सर्वे तरंगे कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रासर्व्य तरंगे व ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति होती है। जल्दी से बताइए भाई, प्रासर्व्य तरंगे व ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखो, कंफ्यूजन करने के लिए आपको कितना दे देगा, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 20 हर्ट्ज से कम, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज और 10,000 1,000 हर्ट्ज के बीच, या 1,000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर जल्दी से कमेंट करें। मैं आपको बताऊं, 20,000 हर्ट्ज को उसने अधिक जो होगा 20 किलो हर्ट्ज लिख दिया। कितना लिख दिया, 20 किलो, क्योंकि 1 किलो में 1,000 होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। प्रासर्व्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या होती है। प्रासर्व्य मनुष्य द्वारा क्या होती है, सुनी जा सकती है, कभी सुनी नहीं जा सकती,
या नहीं सुनी जा सकती, सुनी जा सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखिए पराश्रव्य तरंगों के बारे में बताना है। तो प्यारे साथियों, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा कभी नहीं सुनी जा सकती, नहीं सुनी जा सकती, ठीक है, कभी नहीं कह सकते, कुछ स्थिति में सुनी जा सकती है, राइट। तो इसीलिए नहीं सुनी जा सकती मनुष्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया था? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, गाल्टन ने, हर्ट्ज ने, फैराडे ने, न्यूटन ने। तो प्यार साथियों, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर गाल्टन ने उत्पन्न किया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, शाबाश, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, ताकि उनको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शिकार परभक्षियों द्वारा बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ध्वनि का परिकीर्णन, विस्पंदों का बनना या प्रतिध्वनि का निर्धारण, या ध्वनि का अपवर्तन। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, प्रतिध्वनि का निर्धारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तरंग तत्वों को घरों से दूर पहुंचाने के लिए क्या कर जाता है? इंफ्रारेड तरंगें उत्पन्न की जाती है, सबसोनिक तरंगें उत्पन्न की जाती है, रेडियो तरंगें उत्पन्न की जाती है, या अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न की जाती है। तो प्यार साथियों, कीड़े तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर पहुंचाने के लिए ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं? बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ये भी कई बार पूछा गया है। ध्वनि का तारत्व, पिच जिसको बोलते हैं, किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व जो है किस पर निर्भर करता है वो आप लोगों को बताना है, तीव्रता, वेग, आयाम या आवृत्ति। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताएं फटाक से। जो विमान होते हैं उनके आंतरिक भागों की सफाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेली कमन, अपसर्व्य, कार्बन डाइऑक्साइड, या पराश्रव्य तरंगे। तो जल्दी से देखिए फटाक से, बिल्कुल, बहुत अच्छे, जबरदस्त। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताएं फटाक से। हाइपरसोनिक, इंफ्रासोनिक, सर्वे, या ऑडिबल ध्वनि, या अल्ट्रासाउंड। तो जल्दी देखिए, 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुना जा सकता है। तो इसे सर्वे या ऑडिबल ध्वनि कहा जाता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा।
तरंग का वेग v आवर्ती n तथा तरंग दैर्घ्य लैम्बडा होता है। तो संबंध बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ठीक है, बिल्कुल जल्दी से बताएं फटाक से। तो इसी के साथ समय समाप्त। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए थे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। n बराबर c अपॉन लैम्बडा भी कह सकते हो, या फिर n बराबर v अपॉन लैम्बडा भी बोल सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। क्योंकि वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण हमें विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है नहीं, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उनका नियंत्रण करती है, उनकी आंखें या प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, अंधेरे में उनको साफ दिखाई देता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। वे अति तीव्र ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तरंगे उत्पन्न करते हैं जो उनको नियंत्रण करती है, बिल्कुल। इसी के साथ आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। प्यार साथियों, मैं आपको रिमाइंड करा दूं, 25 क्वेश्चन आपको आज दिए गए हैं। 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही है, कितने क्वेश्चन गलत और कितने आपने छोड़े हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, तो जब भी तो मैं बता पाऊंगा कि आप लोगों का सही है, चल रही है कि नहीं। तो प्यार साथियों, हमारा जो है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी। तो प्यार साथियों, 166 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, या 664 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो वायु का दाब, यदि दाब बढ़ा दिया जाए और दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब बढ़ाने पर उसकी चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, वायु में, निर्वात में, जल में या स्टील में। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनगिनत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में तेज गति करती है। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, स्टील में। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, क्योंकि स्टील में सबसे ज़्यादा दूरी तक सुनाई जा सकती है। तो सबसे ज़्यादा तेज जो है ध्वनि स्टील में चलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, क्यों। आपने देखा होगा बादलों की बिजली की चमक जो है पहले दिखाई देगी और गर्जना बाद में सुनाई देगी, क्यों। इसके 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है और गर्जन बाद उत्पन्न होती है। सी, बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं। डी, प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं। तो प्यार साथियों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से बहुत तीव्र होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें। वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 332 मीटर प्रति सेकंड, 110 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड और डी हो जाएगा 220 मीटर प्रति सेकंड। तो जल्दी से देखिए फटाक से, वायु में ध्वनि का वेग। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर
लगभग बताया है, वैसे 332 होता है, ठीक है, तो 330 दिया हुआ है, 330 मीटर प्रति सेकंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है तरल में, गैस में, वात में, ठोस में। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से चलेगी? तो 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है। जल्दी से बताइए फटाक से। जितने साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वागत है आप सभी का, या बाद में क्लास लेते हैं तो उनका भी स्वागत है। आप लोग कमेंट करिए, प्रत्येक बच्चे का कमेंट जो है, प्रत्येक साथी का कमेंट मैं रिप्लाई करता हूं। तो बिल्कुल, तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। शाबाश। ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, राइट। क्वेश्चन को जो है घुमाकर आपसे पूछा जाएगा, तो इसी प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है हर प्रकार से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है भाई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। भिन्न भिन्न होता है और गैसों में सबसे अधिक होता है। भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है। सी हो जाएगा भिन्न भिन्न होता है, ठोसों में सबसे अधिक होता है। डी हो जाएगा समान होता है। तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जल्दी से बताएं फटाक से। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मैं पहले ही दे चुका हूँ। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। शाबाश। भिन्न भिन्न होता है, ठोसों में सबसे अधिक होता है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक रहेगी? ए ग्रेनाइट, बी पानी, सी लोहा, डी हवा। जल्दी से बताएं फटाक से। आप लोग बता सकते हो। शाबाश, यू कैन डू इट। कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने क्वेश्चन गलत, वो लास्ट में ज़रूर कमेंट करें। तो प्यार साथियों कुछ बच्चे जो है बहुत ही एक्टिव है, वैसे तो सभी बच्चे एक्टिव हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए, बिल्कुल। और कुछ करने की इच्छा है, बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी जुनून के साथ लगे रहिए। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 107वां क्वेश्चन है, 1307वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 3 सही है, 1 सही नहीं है। तो आयाम तथा आवृत्ति में परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग परिवर्तन प्रभावित नहीं होता। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करें। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ये सही नहीं है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही नहीं है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग ए तापमान के घटने से बढ़ता है, बी तापमान और आश्रित नहीं रहता, तापमान के घटने से घटता है, तापमान के बढ़ने से घटता है। तो जल्दी से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। तापमान के घटने से घटता है वायु में ध्वनि का वेग। तापमान के घटने से घटता है ध्वनि का वेग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं। प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं। ए ध्वनि की चाल से कम चाल से,
बी ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, सी प्रकाश की चाल से, डी हो जाएगा ध्वनि की चाल से। प्राध्वनिक जो विमान है, हवाई जहाज है, वे उड़ते हैं किससे भाई? जल्दी से कमेंट करें और बताइए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं प्राध्वनिक विमान। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखें, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उनकी परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मैक संख्या, बी लेमलास संख्या, स्थायित्व संख्या या ओक्टेन संख्या। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ऑप्शन नंबर ए मेक संख्या कहते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। किसके? मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। किसके भाई? जलयान के, बी अंतरिक्ष यान के, सी वायुयान के, डी ध्वनि के। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में प्रयोग किया जाता है वायुयान के वेग से के संबंध में मेक अंकों का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्लास, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। जो टेक्निकल या रेलवे ग्रेड 3 या आप लोग जो है जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ, तो प्यार साथियों आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऑल इन वन क्लास है, इनसे बाहर नहीं आने वाले, सभी प्रकार के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो प्यार साथियों ध्वनि तथा ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ध्वनि तथा ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसी में, डेसीबल में, डेसीमल में या फान में? तो जल्दी से बताएं फटाक से, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? जब आप देख लो, कभी कभी आपने देखा होगा जब क्रिकेट ग्राउंड में साउंड होता है आवाज़ का, सिक्सर या चौका लगने के बाद तो पब्लिक जो है वो साउंड करती है। तो उसमें आजकल जो है एक नया यंत्र लगा दिया है एक स्टेडियम में, ताकि उसमें बता सके कि शोर जो है कितना है भाई। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डेसीबल में, डीबी लिखते हैं, बिल्कुल डेसीबल में नापते हैं ध्वनि प्रदूषण को, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 90 से 100 डेसीबल, 30 से 40 डेसीबल और 20 से 30, 50 से 60। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जल्दी से देखें, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है आप लोगों को पता होना चाहिए नॉर्मली। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं। 30 से 40 डेसीबल होती है साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखें, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि की नर ध्वनि मतलब कि पुरुष ध्वनि से महिला ध्वनि को अलग करती है, उसे क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। प्रावस्थान, गुणता, प्रबलता या तारतम। किसके कारण? आपने देखा होगा महिलाओं की आवाज़ जो है सुरीली होती है पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि पुरुषों की आवाज़ जो है मोटी होती है और महिलाओं की आवाज़ जो है बारीक होती है, इसीलिए महिलाओं की आवाज़ जो है अच्छी लगती है ना, बिल्कुल।
किस किस को अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, तारतव। तारतव के कारण जो है महिला और पुरुष की आवाज़ों में भिन्नता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली हो सकती है। ये भी यही क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन को किस प्रकार से मॉडिफाई किया है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तारतव, पिच, क्वालिटी, गुणवत्ता, तीव्रता, इंटेंसिटी, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, शाबाश, तारतव। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्या हो जाएगा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण मतलब बारीक, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्या हो जाएगा, आयाम अधिक होता है, तारतव कम होता है, तारतव अधिक होता है या आयाम कम होता है। तो प्यार साथियों, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बताइए जी, बिल्कुल कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। तारतव अधिक होने के कारण महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण होती है और तारतव कम होने के कारण पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ क्या हो जाएगी, का वेग अधिक होता है, का आयाम अधिक होता है, की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, की आवृत्ति अधिक होती है। जल्दी से, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ में क्या प्रभाव पड़ता है भाई, जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों, समय समाप्त, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं, की आवृत्ति अधिक होती है, इसीलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की आवाज़ जो है पतली होती है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके अंतर के कारण करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो सितार होता है, एक बांसुरी होती है। तो दोनों को यदि एक ही सेम ट्यून बजाई जाए उस पर, ठीक है, तो किस कारण उसको अंतर किया जा सकता है, केवल ध्वनि गुणवत्ता के, केवल तारतव या प्रबलता के, केवल तारतव प्रबलता और गुणवत्ता के, केवल ध्वनि प्रबलता के। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी गुड, ज़बरदस्त भाई, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण उनमें भेद किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता। कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता। ए विवर्तन, बी परावर्तन, सी अपवर्तन, डी ध्रुवण। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर, जल्दी से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, ध्रुवण। निम्नलिखित में से कौन से एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। ध्वनि तरंगों द्वारा ध्रुवण नहीं होता है, विवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है और अपवर्तन, बट ध्रुवण नहीं होता है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। कौन सी वह सीमा है जिसे व्यक्ति नहीं सुन सकता। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 85 dB, 70 dB, 50 dB, 95 dB। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे प्यार साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि और साथी भी हमारे साथ क्लास ले सके और मज़ा आएगा भाई। 1800 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, 95 dB।
निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? जल्दी से देखिए, रेलवे इंजन के द्वारा, हवाई जहाज की उड़ान भरना, या पॉप म्यूजिक, या मोटर गाड़ी। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कब सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है? तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर, समय समाप्त, जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। बिल्कुल, हवाई जहाज की उड़ान भरते समय जो है सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नजदीक आती ट्रेन की सीटी की आवाज बढ़ती है, जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए यह घटती है। यह किसका उदाहरण है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको लोगों को पता होना चाहिए, मजा आ जाएगा क्लास लेते आने। आप लोग बस क्लास को लीजिए तो जरूर, ठीक है, तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए डॉपलर प्रभाव, बी क्रम्पटन प्रभाव, सी जूल थॉमसन प्रभाव, या डी हो जाएगा रमन प्रभाव। जल्दी से बताएं। नजदीक आती हुई ट्रेन की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाती हुई ट्रेन की सीटी की आवाज जो है कम होती जाती है। तो किसके प्रभाव के अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वैसे हो जाता है, डोपलर प्रभाव, राइट, डापलर प्रभाव, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चित्र चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं पा सकता, क्योंकि? बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन पाता है, क्यों? ए चंद्रमा की सतह पर कोई क्रेटर नहीं है, बी चंद्रमा पर ध्वनि प्रचारित करने की माध्यम नहीं होता, सी रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, उत्पादित आवर्ती ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा कारण। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो मैं आपको बता दूं, वहां पर जो है ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, इसीलिए वहां पर एक सहपाठी दूसरा सहपाठी की आवाज नहीं सुन पाता है चंद्रमा की सतह पर। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? कौन सी प्रक्रिया है जो प्रकाश और ध्वनि में घटित नहीं होती? तो जल्दी से देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए ध्रुवण, बी परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। ठीक है, तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, केवल ध्रुवण जो है, ध्रुवण केवल घटना ऐसी है जो प्रकाश से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित नहीं है, राइट, बिल्कुल। ध्रुवण का काम क्या है? प्रकाश को ध्रुवित अध्रुवित में बदलना, ठीक है, ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित में बदलना, या इसके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्यों? चिल्लाते समय व्यक्ति हथेली को मुंह के सामने रखते हैं, क्यों? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, ध्वनि पूर्णतः ध्वनि में बढ़ जाती है, नेक्स्ट उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। तो जल्दी देखिए फटाक से, क्यों रखता है मुंह पर हाथ? तो चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है, इसलिए याद रखता है, राइट, बहुत अच्छे। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल भी मैंने बताया था, आज फिर से आ गया है, तो आप लोगों को आंसर आ जाना चाहिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, प्रकाश की गति के लिए। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल।
आप लोगों को पता है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रतिध्वनि का कारण बताना है। प्रतिध्वनि का कारण बताना है। प्रतिध्वनि क्यों होती है? तो ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि की चाल, ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का मतलब है जब हम कमरे में खड़े होते हैं, किसी पहाड़ी इलाके में खड़े होते हैं, तो हम जो जैसे ही साउंड करते हैं तो साउंड हमें रिप्लाई वापस सुनाई देता है कुछ समय बाद। तो वो किसके कारण होता है? तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, ध्वनि परावर्तन के कारण। राइट, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। जल्दी से देखिए फटाक से। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? यदि हमें विपरीत से आने वाली ध्वनि को स्पष्ट सुनना है तो उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, 24 मीटर, 30 मीटर, 17 मीटर, 10 मीटर। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 17 मीटर। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य आधारित है। रडार का तो नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। बिल्कुल, रडार की फुल फॉर्म यदि आपको मालूम है तो आप लोग बताइए, यदि नहीं मालूम है तो हमारे साथ बने रहिए। रडार की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है, वो आप लोगों को बताना है। डॉपलर प्रभाव, रमन प्रभाव, या रेडियो तरंगों का परावर्तन, या फिर रेडियो तरंगों का अपवर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन। शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल क्या होना चाहिए? किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज व प्रतिध्वनि के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समय की बात हुई है, दूरी की बात मैंने बता दी है, तो समय हो जाएगा 1/10 सेकंड से अधिक, 1/10 सेकंड से कम, 1/10 सेकंड के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। यदि हमें प्रतिध्वनि सुननी है तो उनके बीच जो है कितना समय अंतराल होना चाहिए, वो आपसे पूछा गया है। तो प्यार साथियों कमेंट करें। बिल्कुल, शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। 1/10 सेकंड से अधिक का समय होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रखते हैं। इसका उद्देश्य बताना है। आपने देखा होगा अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत, फर्श और किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास या फाइबर आदि से ढके रखते हैं, क्यों? इसका उद्देश्य बताना है। ऑडिटोरियम में आग से सुरक्षा करना, निर्माण की लागत को कम करना, ऑडिटोरियम की सुंदरता बनाना, या ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्यों लगाया जाता है। बिल्कुल, समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाते हैं। किसी भी ऑडिटोरियम में फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि का ढके रखते हैं, क्योंकि ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना है इसका कार्य। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि हम किसी चीज को, बात को बोलते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो कितने सेकंड तक रहता है? तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड, 1/2 सेकंड, 1/5 सेकंड। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो कमेंट करें आप लोग। बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, 1/10 सेकंड समय तक रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? ए परावर्तन, बी विवर्तन, सी अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं।
जल्दी से बताए फटाक से। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? परावर्तन के कारण, क्योंकि टकराने के बाद वापस होगी, पक्का कन्फर्म है, तभी प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर रहना चाहिए? 28 मीटर, 224 फीट, सॉरी 28 फीट, 224 फीट, 56 फीट या 100 फीट? जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, 56 फीट। यदि इसे मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो कितना हो जाएगा वो आप लोगों को बताना है। 17 मीटर के आसपास हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने ये बता चुका हूँ। किसी भी प्रकार से आपको कन्फ्यूज करने के उस पर रहता है एग्जामिनर, ठीक है ना। आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है। फिट में पूछा जाए तो 17 फीट, मीटर में पूछा जाए तो 17 मीटर के आसपास। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहले तो ये बताओ, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही है या नहीं? थंब इम्प्रेशन दिखा दीजिए। दूसरा बात आपको ये बताना है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? स्टेथोस्कोप होता क्या है? ए अपवर्तन, बी विवर्तन, सी ध्रुवण, डी परावर्तन। बिल्कुल, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है। स्टेथोस्कोप जो है डॉक्टर जो रखते हैं वो उस जिससे धड़कन हार्ट बीट को चेक किया जाता है वो होता है, राइट। तो ध्यान रखना है भैया आप सभी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से। प्रतिध्वनि तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है? प्रतिध्वनि तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है? कितनी बार पूछा जाएगा देख लो आप लोग, फिर भी बता नहीं रहे हो। परावर्तन, अवशोषण, विवर्तन और अपवर्तन। जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। बहुत अच्छे। सोनार, सुनार नहीं है, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार प्रयोग में क्यों लाया जाता है? डॉक्टरों के द्वारा, नौ नौ संचालकों के द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा। तो प्यार साथियों, सोनार जो है नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि गहराई पता लगाने के लिए, कितनी गहरी है समुद्र या नदी, कितनी गहरी है, उनके द्वारा, ठीक है। सोनार का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होता है? और अनुरणन अनुरणन काल तथा होल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया गया। अनुरणन काल तथा होल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया किसने भाई? न्यूटन, सबिन, लाप्लास, डॉपलर। तो जल्दी देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, ठीक है। सबीन। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डेड होल का अनुरण काल होता है, ठीक है। बताना है जल्दी से फटाक से, इम्पोर्टेंट है। डेड होल का अनुरण काल होता है 8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1.8 सेकेंड, 8 सेकेंड या 0 सेकेंड। जल्दी से बताएं। डेड का मतलब मृतक ही है, तो उसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 0 सेकेंड, ठीक है। 0 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा? जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को एकदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्यों? तो प्यार साथियों, बहुत ही आसान है, छोटी क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो। बिल्कुल, पैरों के से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल के टूटने का खतरा रहता है। जब सेना जो है कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आयाम बढ़ जाएगा और पुल के टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए कदम मिलाकर नहीं चलने को कहा जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हम रेडियो की घुंडी
घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। संभव, यह कैसा क्यों पॉसिबल है, या किस प्रकार पॉसिबल है? अब रेडियो तो कोई जानता नहीं, पहले व्यक्ति तो जानते भी है, पहले स्टूडेंट जिनके कार्यकाल में मोबाइल नहीं थे, पहले रेडियो ही ट्रांजिस्टर ही होते थे, तो उनकी रेडियो की घुंडी घुमाकर जो है अलग अलग स्टेशनों को सुना जाता था। किसके द्वारा? विस्पंद के कारण, विवर्तन के कारण, अनुनाद के कारण, व्यतिकरण के कारण। तो जल्दी से देखिए फटाक से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, अनुनाद के कारण। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि संभव भी हो तो यह ध्वनि के किस गुण का कारण है? मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, यह किसके कारण संभव है? व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन, अनुनाद। तो प्यार साथियों, जब अनुनाद जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, क्योंकि बहुत ही आसान अनुनाद की स्थिति में ही टूटने की संभावना होती है। ठीक है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। क्यों? बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा होगा बड़ी बोतल को यदि आप किसी उसमें डुबोगे तो जैसे जैसे बोतल या सुराही भरती जाएगी तो उसकी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ होती जाएगी। किसके कारण? अनुनाद के कारण, व्यतिकरण के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। तो प्यार साथियों, आंख मीच कर लगा देना, अनुनाद के कारण। बिल्कुल, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्या कहता है? रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन का उदाहरण है बिल्कुल अनुनाद, व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुनाद हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजाए जाते हैं, किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसका कारण बताना है। जब लाउड स्पीकर साथ साथ बजाए जाते हैं दो, तो उस किसी श्रोता को बैठे किसी स्थान पर उसकी ध्वनि सुनाई नहीं देती, इसका कारण बताना है। व्यतिकरण, अपवर्तन, अनुनाद, परावर्तन। प्यारे साथियों, जब दो लाउड स्पीकर एक साथ बजाओगे तो श्रोता को उसकी ध्वनि नहीं सुनाई देगी। क्यों? किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत प्रबल होती है। बी कौन गैसों में ध्वनि की तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। सी उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत प्रबल होती है। डी उच्च श्रव्यावर्तियों वाली ध्वनि तरंगे तीक्ष्ण होती है। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत प्रबल होती है। बिल्कुल, जल्दी से आ जाइए भाई, सभी क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरणों में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का उपयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है? ए अवरक्त तरंग, बी सूक्ष्म तरंग, सी रेडियो तरंग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल, तो प्यार साथियों समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है रात्रि उपकरण में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। जल, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वायु में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वायु में या लकड़ी में। इनमें से कौन सी में ध्वनि तरंग की चाल सबसे अधिक होती है? समय समाप्त। शाबाश, बहुत अच्छे कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लकड़ी में। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो प्यार साथियों, एक बार फिर से, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से उड़ रहा है। यदि ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? 66.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड 166 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, और भाई डी हो जाएगा 664 मीटर प्रति सेकंड। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। बिल्कुल शाबाश, कमेंट आने स्टार्ट हो चुका है। वेरी गुड, जबरदस्त। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, 664 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती? आप लोगों को सभी को मालूम है। ए ग्रेनाइट, बी पानी, सी है लोहा, डी वायु। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, लोहे का। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर भी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है लोहे में सबसे अधिक होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्व्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्व्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ईसीजी, ईईजी, एक्सरे या सोनोग्राफी। जल्दी से बताएं फटाक से। एक जैव पद्धति है जिसमें प्रासर्व्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा है भाई वो? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सोनोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, सोनोग्राफी। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऊष्मा, प्रकाश। कौन सी तरंगे है जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती? बिल्कुल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, ध्वनि। ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्यों? चिल्लाते समय व्यक्ति हथेली को मुंह पर रखते हैं, क्यों? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि स्तर पर उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, ध्वनि पूर्णतः ध्वनि की बढ़ जाती है, और उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। तो जल्दी से बताइए, शायद मैंने कल ये क्वेश्चन करा भी दिया था इस प्रकार का। तो सभी बच्चे बताइए जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है।
इस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा जो है सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है द्रव में, गैसीय माध्यम में, निर्वात में या ठोस में। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ बहुत अच्छे जबरदस्त भाई। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है किसमें, कौन सा माध्यम है जिसमें नहीं चल सकती? बिल्कुल, तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, निर्वात में। निर्वात में नहीं चल सकती है। बिल्कुल निर्वात। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि निर्वात क्या होता है। बिल्कुल प्यारे साथियों, निर्वात जो है हम अपने मीडियम बना सकते हैं घर भी। कैसे? एक पिचकारी लीजिए या इंजेक्शन तो आपने सभी ने देखा होगा क्योंकि डॉक्टर के पास रहता है, तो उसके आगे से सिरिंज हटा दीजिए। ठीक है, सिरिंज तो निडल को हटा देंगे, सुई को, और उसका मुंह फेस पर फिंगर रखने के बाद उसको जो पिस्टन होता है उसको पीछे की ओर खींचे, जो उसमें जनरेट होगा वो निर्वात होगा। राइट, तो निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्या कहलाता है? पुकार, सोनार, रेडार, निम्नलिखित में से कोई नहीं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो क्या कहलाता है? जल्दी से बताए फटाक से। तो 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ बहुत अच्छे जबरदस्त। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है सोनार। यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो प्यार साथियों, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राधानिक विमान किसके नामक एक परघाती पैदा करते हैं? प्राधानिक विमान किसके नामक एक परघाती पैदा करते हैं? ए ध्वनि बूम, अनुप्रस्थ तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, संक्रमण तरंगे। जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी के साथ जो जा रहे सही हो जाता है, पराश्रव्य तरंगे। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। इको साउंडिंग प्रयोग होता है। इको साउंडिंग प्रयोग कहाँ होता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए समुद्र की गहराई मापने में, बी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने में, सी ध्वनि के कंपन उत्पन्न करने में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए समुद्र की गहराई मापने में के लिए इको साउंडिंग सिस्टम का प्रयोग कहाँ पर होता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जलवायु से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, प्रकाश से संबंधित, धातु से संबंधित। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कमेंट करें। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, ध्वनि से संबंधित। एकॉस्टिक विज्ञान जो है ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? 100 dB, 60 dB, 90 dB, 120 dB। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है,
60 dB। 60 dB। बिल्कुल। निम्नलिखित वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। निम्नलिखित निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ए सोनार, बी कवासार, सी स्पंद, डी रेडार। तो जल्दी से बताइए फटाक से किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। वेरी गुड, जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है सोनार। सोनार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा? मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि जब मेघ गरजता है, बादल गरजते हैं, तो अपन व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, क्यों? जिससे कि अधिक ध्वनि प्राप्त कर सके, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, डर को दूर कर सके, मुंह से वायु निकालने के लिए। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल, शाबाश, कमेंट करें। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा बी के साथ जो जा रहा है सही हो जाता है। दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए व्यक्ति जो है मेघ गरजते समय मुंह को खोलता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। ए विस्तार, बी आवर्ती, सी तीव्रता, डी तरंग दैर्घ्य। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि की का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, आवृत्ति प्रभावित होती है। यदि वायुमंडल में तापमान में परिवर्तन से ध्वनि की जो है आवृत्ति बदल जाती है, आवृत्ति के गुण में प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। ए हेनरी, बी लक्स है, सी डेसिबल, डी मोहो। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि चाहे वो यंत्र की हो, ध्वनि चाहे वो मनुष्य की हो, चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हो, किससे मापी जाएगी? बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत अच्छे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर चलता है, आ चुका है भाई। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ए विद्युत चुंबकीय, बी अनुदैर्घ्य, सी अनुप्रस्थ, डी अपरगामी। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है, ठीक है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। बी, ये निर्वात में चल सकती है। सी, इनको ध्रुवित किया जा सकता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये सही है भाई, बिल्कुल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं क्या?
परमाणु, पॉजिट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन। तो भाई प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। यदि आपसे पूछा जाए, ये एक प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यह सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था प्लांक ने। ठीक है, प्लांक ने कहा था, बिल्कुल। और हाइगेंस ने बताया था प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है। प्लांक ने कहा था कि प्रकाश जो है फोटोनों के रूप में चलता है, छोटे छोटे पैकेट और बंडलों के रूप में चलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ए अनुदैर्घ्य तरंग, बी अनुप्रस्थ तरंग, सी उपरोक्त दोनों, डी उनमें से कोई नहीं। शाबाश। हाइगेंस ने तो बताया था कि प्रकाश जो है तरंग अनुदैर्घ्य है, बट प्लांक उसके बाद वैज्ञानिक आए। ठीक है, प्लांक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश की तरंगे जो है कैसी है? अनुप्रस्थ। ठीक है, और प्रूफ भी कर दिखाया था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित है, प्रस्तावित किया गया है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत अभी अभी मैंने बताया, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। फैराडे के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, प्लांक के द्वारा। यदि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते तो प्लांक के द्वारा होता, क्वांटम सिद्धांत है ना। तो और ये दिया है तरंग का, तो प्यार साथियों हाइगेंस के द्वारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिल्कुल, जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने के में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ए विवर्तन, बी अपवर्तन, सी व्यतिकरण, डी ध्रुवण। बिल्कुल, जल्दी से बताइए। मैं आपको बता दूं, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण ये दी थी हाइगेंस ने, और जो ये लास्ट की है ध्रुवण, ये दी थी प्लांक ने। तो प्लांक ने ही परिघटना में बताया था कि प्रकाश जो है अनुदैर्घ्य नहीं अनुप्रस्थ है। तो परिघटना का निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ है, तो ध्रुवण वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, जो बच्चे डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत अच्छे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, न्यूटन, मैक्सवेल, यंग, स्नेल। तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैक्सवेल। बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन हुआ है। प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। यंग ने, मैक्सवेल ने, फोकाल्ट ने, ग्रे माल्डी ने। तो जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने बताया था सर्वप्रथम कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे सही हो जाता है, ग्रे माल्डी ने बताया था कि प्रकाश के तरंगों का विवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए प्यार साथियों, मैक्सवेल, न्यूटन, कॉम्पटन, आइंस्टीन। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, कमेंट करिए। शाबाश। 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा मात्र, क्योंकि हमें आपको आगे के लिए तैयार करना, तो इसलिए समय इतना ही मिलता है प्यार साथियों। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किया था, राइट।
तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि में दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवण, अपवर्तन, विवर्तन, परिवर्तन। तो जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सी घटना है जो ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, प्रकाश और ध्वनि दोनों में नहीं होती? तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ध्रुवण। ठीक है, मैं 25 के आसपास क्वेश्चन लेता हूँ, तो 25 में से आपके कितने सही है, कितने गलत, कितने आप स्किप करते हो, वे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कितने आपके सही रहने वाले वो भी आप लोग बताना। इसी के साथ ध्रुवण हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, विवर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन, विक्षेपण। जल्दी से बताएं फटाक से। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो प्यार साथियों, 5 सेकंड का समय समाप्त। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए और एक ही साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बाकी सही कर लीजिए भाई, विवर्तन हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पुष्टि करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पुष्टि करता है? प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। माफी चाहता हूँ, सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण का सिद्धांत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति का पुष्टि करता है? तो तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है व्यतिकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपकी क्लास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, साइंस की क्लास है भाई, डेली क्लास होती है 10 बजे, तो आप लोग क्लास लेना ना भूलें। प्रकाश व्यतिकरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकर्ण की प्रकृति कैसी होती है? कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग के समान, या तरंग एवं कण के समान नहीं। तो कौन सी होती है प्रकाश के विकर्ण की प्रकृति? बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। प्रकाश विकर्ण की प्रकृति जो होती है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकाश के निचले पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? बहुत आसान, धरती का सबसे हलवा प्रश्न है भाई। ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का प्रकीर्णन, सी प्रकाश का अपवर्तन, डी प्रकाश का विवर्तन। जल्दी से बताएं फटाक से। प्रकाश के चिकने तल से लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पोलीदार तल से, आपने पढ़ा होगा, चिकने या पोलीदार तल से टकराता है तो उसका अधिकतम भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकाश में ध्रुवण की घटना में से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगें क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है, परगामी होती है, तीक्ष्ण होती है, अनुदैर्ध्य होती है। इम्पोर्टेंट है, कल भी मैंने ये बात बताई थी। यदि आपने कल की क्लास ली है तो आप लोग बता देंगे, और यदि आपने पहले पढ़ा हुआ है तो तब भी बता देंगे। ठीक है, और नहीं पढ़ाया हुआ है
नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ बने रहिए। अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है। ध्रुवण के बाद ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? ए रोमर, बी न्यूटन, सी माइकलसन, डी हो जाएगा गैलीलियो। तो समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, 5 सेकंड का समय समाप्त होता है प्यार साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। रोमर, रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यार साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हाइड्रोजन में, निर्वात में, पानी में, हीरे में। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, निर्वात में। प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सबसे अधिक होती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है, या बी घटती है, सी बढ़ती है, डी सहसा गिर जाती है। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से बताएं फटाक से। इसी के साथ माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिमिलर रहती है, वही रहती है, वैसी की वैसी ही रहती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वैसे ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल, कांच व हीरा में प्रकाश की चाल किस में कम क्रम में होती है? जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल किस क्रम में होती है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल, कांच, हीरा, कांच, हीरा, जल, हीरा, जल, कांच, हीरा, कांच, जल। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से बताएं। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और आशा करता हूं कि आप सभी साथी भाई ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। जल, कांच तथा हीरा, पहले जल फिर कांच फिर हीरा। ठीक है, इस क्रम में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे हैं। 1 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 8 मिनट। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? लगभग की बात हुई है, 1 मिनट कुछ समथिंग लगता है, पर हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 सेकंड हो जाएगा। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, 1 सेकंड लगभग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा की रोशनी को पहुंचने में कितना लगता है? 1 सेकंड लगभग, 1.5 कुछ समथिंग होता है। ठीक है। और यदि बात करें सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 सेकंड, 4 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट। तो जल्दी से बताइए जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल साइंस जो है आपने जो पढ़ने वाले हैं या आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़ जाने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर सी वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। 8 मिनट प्रकाश जो है पृथ्वी पर सूर्य से 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है। तो प्यार साथियों ये तो धरती का सबसे हलवा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड,
3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड, 3 × 10 मिली पर सेकंड और 3 × 10⁸ सेंटीमीटर सेकंड। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल। तो प्यार साथियों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कौन सा है भाई ये, कौन सा नहीं, कौन सा है? टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो प्यार साथियों कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है अनगिनत बार। तो प्रभाव मंडल, क्रीट या कोरोना कहते हैं जिसको, वर्णमंडल या कोई नहीं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो कौन सा भाग दिखाई देता है हमें? समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। शाबाश, वेरी गुड। क्रीट या कोरोना भाग हमें दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। पूरे सूर्य ग्रहण का लगभग कितना समय होता है अधिकतम? 460 सेकंड, 500 सेकंड, 600 सेकंड, 250 सेकंड। सूर्य ग्रहण जो है कितने सेकंड का होता है? तो मैं आपको बता दूं 460 सेकंड का होता है भाई। कितने का होता है भाई? 460 सेकंड। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। आप लोग पेपर से पहले पढ़कर जरूर जाइए, आपको ये बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। मालूम आपसे सब आता है, बिल्कुल मुझे मालूम है आपसे सब आता है, बस थोड़ा सा रिवीजन का कार्य कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके बस। पृथ्वी बीच में हो या फिर सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही रेखा में और बृहस्पति उस रेखा में न हो, चंद्रमा बीच में हो, सूर्य बीच में हो। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आना स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। ठीक है ना, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। राइट, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण घटित होता है बिल्कुल अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, बी पूर्णिमा के दिन, सी अमावस्या के दिन, डी अर्धचंद्र के दिन। तो जल्दी से बताएं फटाक से, चंद्र ग्रहण कब होता है? इम्पोर्टेंट है, ये बातें पूछी गई है कई बार। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चों पूर्णिमा के दिन बता रहे हो सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तो होता है पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण कब होता है? जल्दी देखिए, पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, अमावस्या के दिन। बिल्कुल, तो प्यार साथियों सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। यदि चंद्र ग्रहण पूछा जाए तो पूर्णिमा के दिन, और यदि सूर्य ग्रहण पूछा जाए तो अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? कुछ अन्य निहित गुण के कारण, बी हो जाएगा प्रकाश के विशोषण के कारण, डी इसकी आणविक संरचना के कारण, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो जल्दी से देखिए फटाक से, हीरा क्यों जगमगाता है? तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जगमगाता है। राइट,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किसी कारणवश थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किस कारणवश? जल्दी से देखिए फटाक से। पानी के बीकर में पड़ा हुआ एक सिक्का किस कारण जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई देता है। पानी में से नहीं है ये। पानी में लटकाकर बैठे हुए किसी व्यक्ति को अपने पैर जो है छोटे और उठे हुए दिखाई देते हैं, किसके कारण? ए परिक्षेपण के कारण, बी प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी अपवर्तन के कारण, डी विवर्तन के कारण। जल्दी से बताइए फटाक से। समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? ये सब किसके कारण है भाई? कई बार क्वेश्चन जो है घुमा कर दे देगा, किसी प्रकार से भी दे देगा, तो आपको घबराना नहीं है। प्रकाश के ध्रुवण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई हमारा बी वाला सही हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की अपनी वास्तविक स्थिति अपेक्षाकृत अधिक ऊंची प्रतीत होती है? ये जो है क्वेश्चन आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाली बात है बस। रीजन एक ही है, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है मछली जल के अंदर जो है अपनी वास्तविक गहराई से कुछ अपेक्षाकृत ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो प्यार साथियों, कुछ हमारे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। 25 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। यदि आप मैराथन क्लास लेना चाहते हैं तो संडे में ज़रूर जुड़े अपने निर्धारित समय पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम भाई सभी को। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।